गुड इवनिंग। मैं आलोक बीस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज 19 देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें, और अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखें तो आप क्रम से देखें, इससे आपका पूरा पॉलिटी अच्छा से रिकॉल होगा और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सीरीज से देखिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप बेहतर करेंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो आप सभी करते रहें। और इसी के साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आज है उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ 10 से 12 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी इसे ध्यान से देखें। 10 से 15 मिनट में आपका पूरा उच्च न्यायालय रिकॉल होगा। इससे पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय देख चुके हैं, अगर नहीं देखें तो उसे एक बार जरूर देखें। तो उच्च न्यायालय से संबंधित 10 से 12 प्रश्न करेंगे और इसी से जो है पूरा उच्च न्यायालय को हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो इस तरह से आप करें, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो 1 नंबर प्रश्न है आज का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्य के समेकित निधि। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो संबंधित राज्य के संचित निधि से उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जैसे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन जो दिया जाएगा वो बिहार के संचित निधि से दिया जाएगा। तो जिस राज्य के न्यायाधीश हैं उस राज्य के संचित निधि से उन्हें वेतन और भत्ता दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो जब वो सेवा में रहते हैं तो संबंधित राज्य के संचित निधि से वेतन दिया जाता है, लेकिन जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें जो भी सुविधा या पेंशन दिया जाता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात उन्हें भारत के संचित निधि से पेंशन या जो कुछ भी सहायता मिलेगा वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। क्योंकि इसका वजह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं सिर्फ एक ही राज्य में नहीं रहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक बन सकते हैं। इसी वजह से उन्हें पेंशन या जो कुछ भी सहायता भत्ता मिलेगा सेवानिवृत्ति के पश्चात तो वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति न्यायाधीश जो होते हैं वो कितने वर्ष की आयु में रिटायर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 62 वर्ष की अवस्था में वो रिटायर करेंगे। हालांकि ये 65 के लिए जो है वो चल रहा है, संशोधन करके 65 करने के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। इसे भी 65 करने के लिए जो है वो अभी चल रहा है बातें कि ताकि इसे 65 कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। यानी कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, डी हो जाएगा। तो 25 उच्च न्यायालय है देश के अंदर, और 25वां उच्च न्यायालय जो है वो तेलंगाना उच्च न्यायालय है, ध्यान रखेंगे। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय है, और भारत के अंदर अभी 25 उच्च न्यायालय है, ध्यान रखना है, और एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार। तो ये तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे पीछे भी कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रीट जारी कर सकती है। इसके अलावा हम सर्वोच्च न्यायालय तो जा सकते हैं, डायरेक्ट उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत। तो आर्टिकल 226 के तहत, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय को भी अधिकार है कि वो 5 तरह की रीट जारी कर सकते हैं, क्योंकि रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रीट जारी करती है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करती है। तो ये ध्यान रखेंगे, और दोनों न्यायालय जो है वो आपका रीट जारी करेगी। एक उच्चतम न्यायालय
32 और उच्च न्यायालय 226। और ये रीट जो होती है ये संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोनों को 5 तरह की रीट जारी करने की शक्ति संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, यानी कि अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कह रहा है कि कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है। जैसे अभी 25 उच्च न्यायालय हम लोग देखे देश के अंदर है, तो कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसके अधिकार में एक से अधिक राज्य हैं, और उसमें संघ राज्य क्षेत्र छोड़कर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान देकर जो है आप लोग देखेंगे कि जो है संघ राज्य क्षेत्र छोड़कर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3, यानी कि 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसके अधिकार में एक से अधिक राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। तो वो 3 उच्च न्यायालय है, ध्यान रखेंगे। एक नंबर में होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम के क्षेत्र आ जाते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। दूसरा में जो है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य आ जाते हैं, यानी कि एक से अधिक राज्य हैं। और तीसरा उच्च न्यायालय है आपका पंजाब उच्च न्यायालय। तो पंजाब उच्च न्यायालय दोनों को पंजाब और हरियाणा जो है, या फिर वहाँ पर चंडीगढ़ के भी आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं राज्य के अंदर जहाँ एक से अधिक राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर इस तरह से हम बात करते हैं कि कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जहाँ पर जो है वो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो वैसे अगर हम देखें तो कुल 7 उच्च न्यायालय आ जाते हैं जिसके अधिकार में एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके अगर देखा जाए तो 7 होगा, और अगर संघ राज्य क्षेत्र को निकाल दिया जाए तो फिर आपका जो है यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं क्या? तो हम लोग रीट पढ़े थे, 5 तरह के रीट था। तो आप सभी अगर बार बार बोलते हैं कि आप अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे देखें, पूरा अच्छा से जो है 5 रीट हम समझाए हैं पीछे वाले वीडियो में, तो आप सभी उसे देखें, इससे आपका पूरा रीट क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परमादेश। परमादेश जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश सब संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जिला न्यायाधीश का गठन जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 233। अनुच्छेद 233 के तहत जो है वो जिला न्यायाधीशों की गठन का बात किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपका संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 233 में डिस्ट्रिक्ट जज शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे 233 से। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे थे कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह लेकर या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर। तो इनको त्यागपत्र संबोधित किसे करना पड़ेगा, या इन्हें कौन बर्खास्त कर सकता है? तो इसका आंसर होता है 1 नंबर, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर कभी भी अपने पद से पदच्युत हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। तो चलित न्यायालय या इसका मानस पुत्र होगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसका सी नंबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। एक्चुअली होता क्या है कि 2007 में हरियाणा में एक
ऐसा ही चलित न्यायालय का जो है वो प्रारूप को अपनाया गया था। ऐसा ही हुआ कि पहली बार अदालत का उद्घाटन हरियाणा में ही इस तरह का किया गया। इसकी शुभारंभ भारत के उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ये जी बालाकृष्णन थे, और इन्हीं के समय में चलित न्यायालय का जो है परिकल्पना को धरती पे लाया गया, यानी कि हरियाणा में पहली बार इसे लाया गया। तो इसमें होता है कि जो भी दूर या पिछले इलाके हैं जहाँ पर न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुँचाना रहे, तो आसानी से वहाँ तक मोबाइल न्यायालय के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है। तो कम समय में, और जहाँ पर लोगों को पहुँचना मुश्किल है, यानी कि सुदूर क्षेत्र, बहुत दूर क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है वो त्वरित निष्पादन किया जा सके, इसलिए चलित न्यायालय की व्यवस्था किया गया था, और पहली बार 2007 में हरियाणा में। और इसकी परिकल्पना सबसे पहले जो है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देखा था, इसलिए भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसमें होता क्या है कि जो भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो कुछ भी सुनाई जाती है, उसका जो भी रिकॉर्ड रहता है, वो सबको एक अभिलेख के रूप में रखा जाता है, यानी कि इतिहास के रूप में उसे रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उस आधार पर जो भी निम्न न्यायालय होते हैं, उस आधार पर जो है वो अपना न्याय सुना सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड के रूप में, जो कि सिर्फ उच्चतम न्यायालय का ही अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 में है, तो ये ध्यान रखेंगे, अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है। आर्टिकल 137, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति, यानी कि फिर से जो है खुद के दिया हुआ डिसीजन सुन सकता है, तो आर्टिकल 137। आर्टिकल 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो हम लोग राष्ट्रपति पढ़े थे, तो देखे थे पीछे वाला वीडियो में कि सिर्फ एक व्यक्ति राष्ट्रपति हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है, यानी कि अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगे तो उच्चतम न्यायालय सलाह दे सकते हैं, परंतु उस सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पे डिपेंड करता है। राष्ट्रपति मान भी सकते हैं, न भी मान सकते हैं, उच्चतम न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि हम उसके परामर्श को माने या न माने। तो इसका आंसर, इसका उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है, आर्टिकल 143 में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। अगला है 148, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 155 में किया गया है। तो ये 5 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए जो है वो ध्यान रखेंगे। तो अभी हम 5-5 करके 155 तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप अनुच्छेद को क्लियर करें, आपका अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा और आपसे परीक्षा में कभी भी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। इसलिए आप सभी अनुच्छेद को ध्यान से देखें, 5-5 करके देखें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और बार बार हम बोलते हैं कि पीछे के क्वेश्चन को, पीछे के वीडियो को रिवाइज करते रहें, आप फास्ट करके देखें, इससे आपका पूरा पॉलिटी रिकॉल होगा और आपसे पॉलिटी से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है, तो सवाल हमारा जवाब आपका में पिछला क्वेश्चन था, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बहुत अच्छा आप सभी ने कमेंट में आंसर दिया, 1952, तो ठीक था। और आगे है आज के लिए आपके सवाल, हमारा जवाब आपका में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।